देखिए हमने एल्डोल संघनन पढ़ लिया था। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हाइड्रोकार्बन यौगिक एल्डोल संघनन नहीं देते या वे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल संघनन नहीं देते जिनमें अल्फा कार्बन अनुपस्थित पाया जाता है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्डोल संघनन को कौन से कार्बोनिल यौगिक नहीं देते, तो ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है। क्या नहीं देता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HC⋯OH। देखो ये कार्बन अल्फा यानी किस क्रियात्मक समूह से, सॉरी इस कार्बन क्रियात्मक समूह से कोई अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है, तो अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब अल्फा कार्बन से क्या उपस्थित नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो अनुनाद के द्वारा इनोलेट संरचना का निर्माण नहीं होगा। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो एल्डोल संघनन नहीं देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन अनुपस्थित पाया जाता है। अल्फा कार्बन अनुपस्थित नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित नहीं होगा, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित नहीं होगा तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नहीं होगा। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन रासायनिक अभिक्रिया नहीं देता है। अब हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है? दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए जाते हैं। जैसे एक तो ले लिया मैंने CH3 CH2 C⋯O के साथ H, यानी कि प्रोपियोन एल्डिहाइड। 3 कार्बन को प्रोपियोन कहा जाता है तो इसका नाम हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका IUPAC 1, 2 और 3। प्रोपेन 1L। और एक ले लिया मैंने एसिड एल्डिहाइड CH2 के साथ H C⋯O के साथ H, और वो किसकी प्रेजेंट में? बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाएगी। तो देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन से किसका शिफ्टिंग हो जाएगी? हाइड्रोजन की। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? CH3 CH2, CH के नीचे क्या हो जाएगा? OH, आगे हो जाएगा CH2 और CHO। IUPAC 1, 2 और 3 और 4 और 5 दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए। एक तो ले लिया मैंने प्रोपियोन एल्डिहाइड, एक क्या ले लिया मैंने? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का IUPAC आप जानते हो क्या होता है? एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, इसको क्या मानेंगे? प्रतिस्थापित। इसको क्या लगाएंगे? पूर्व लगाएंगे। तो 3 पर क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन, और 1 पर क्या जुड़ रहा है? L। 1 पर क्या जुड़ रहा है? L। तो इसका नाम हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सीपेंटेन 1L। और अगर इसको आगे भी गर्म किया जाता है तो देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, तो CH2 हो गया तो माइनस क्या निकल जाता है? H2O। बचा क्या है? CH3 CH2 CH⋯ CH के साथ CHO। IUPAC 1, 2, 3, 4 और 5 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट, 2 पर इन और 1 पर L, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए मैंने, एक तो ले लिया प्रोपियोन एल्डिहाइड जिसका IUPAC प्रोपेन 1L है, एक ले लिया मैंने एसिड एल्डिहाइड जिसका IUPAC एथेनॉल है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में इसको मैंने रिएक्ट कराया तो जो एडिशन होता है, क्योंकि एल्डोल संघनन में 2 एल्डिहाइड जुड़ते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैकेनिज्म के सही द्वारा दर्शाया था, और इसमें से -H2O निकल गया जो बचा उसको मैंने लिख दिया। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें कैनिजारो अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड इस रासायनिक अभिक्रिया को वो कार्बोनिल एल्डिहाइड देते, कीटोन नहीं देते। ध्यान रखना कैनिजारो को कीटोन नहीं देते। कार्बोनिल यौगिक फॉर्मल्डिहाइड ही इस रासायनिक अभिक्रिया को देता है, एसिड एल्डिहाइड भी नहीं देता है। तो देखो एल्डोल संघनन की बात की जाए तो एल्डोल संघनन में फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन अनुपस्थित पाया जाता है। और कैनिजारो की बात की जाए तो फॉर्मल्डिहाइड देता है कैनिजारो को, एसिड एल्डिहाइड नहीं देता, ना एसीटोन देता है।
तो बात करते हैं कैनिजारो में। कैनिजारो में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल लिए जाते हैं, HC डबल बॉन्ड O के साथ H, HC डबल बॉन्ड O के साथ H, और इसको क्षार NaOH के साथ अभिकृत कराया जाता है। इसके साथ क्षार NaOH के साथ प्रोडक्ट बनता है मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, HC डबल बॉन्ड ONA। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट और इसका नाम है मेथेनॉल। तो ध्यान रखना, कैनिजारो रासायनिक अभिक्रिया को सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड देता है जिनमें अल्फा कार्बन अनुपस्थित पाया जाता है, उसको तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है कैनिजारो। जो और कैनिजारो रासायनिक अभिक्रिया को फॉर्मेल्डिहाइड देते हैं, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन नहीं देते, जबकि एल्डोल संघनन को फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है। तो ये प्रश्न 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्डोल संघनन को कौन सा कार्बोनिल एल्डिहाइड नहीं देता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है। और आपसे ये पूछा कैनिजारो रासायनिक अभिक्रिया को कौन सा एल्डिहाइड नहीं देता है, तो एसिटाल्डिहाइड नहीं देता है और एसीटोन नहीं देता है, दोनों नहीं देता, केवल कौन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, देखो CH3 ये हो जाएगा CH2 के साथ, यानी कि CH3 के साथ, और इसका ऑक्सीजन का ये एडिशन हो जाता है, तो ये हो जाता है CH3OH। इसका मतलब हाइड्रोजन एडिशन हुआ है, तो इसमें घटना कौन सी हुई है, इसकी अपचयन की। कौन सी घटना हुई है, अपचयन। और HC डबल बॉन्ड ON में जुड़ता है, ON में, तो इसमें घटना कौन सी हुई है, ऑक्सीकरण। तो एक घटना तो इसमें कौन सी हुई है, अपचयन, और दूसरी घटना कौन सी हुई है, ऑक्सीकरण हुई है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, मेथेनॉल, और साथ में क्या निकल जाता है, सोडियम फॉर्मेट। इस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है कैनिजारो रासायनिक अभिक्रिया। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कैनिजारो में अल्कोहल निर्मित होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगली इसमें पढ़ते हैं क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, एक तो ले लिया जाता है 2 अलग अलग फॉर्मेल्डिहाइड दिए जाते हैं जिनमें अल्फा कार्बन अनुपस्थित पाया जाता है, जिनमें अल्फा कार्बन अनुपस्थित, तो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और एक होता है बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड में ये बेंजीन समूह है, इसके अंदर अल्फा कार्बन अनुपस्थित माना जाता है। एक फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एक बेंजेल्डिहाइड हो गया, और रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, क्षार NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के साथ CH2 के साथ OH और प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट और बेंजीन अल्कोहल। बेंजीन अल्कोहल का भी PSC 1 फेनिल, बेंजीन वाले से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी है तो बेंजीन वाले को क्या माना जाता है, प्रतिस्थापी माना जाता है। 1 फेनिल मेथेनॉल हो गया, 1 फेनिल मेथेनॉल। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, क्रॉस कैनिजारो। दोनों के अंदर अल्फा कार्बन अनुपस्थित है और क्षार NaOH के साथ अभिकृत कराते हैं, तो क्या बनता है, बेंजीन अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एल्डोल संघनन तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है, और कैनिजारो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन नहीं देता है। एल्डोल संघनन में अल्फा कार्बन अनुपस्थित होना जरूरी है, जबकि क्रॉस कैनिजारो में अल्फा कार्बन अनुपस्थित होना जरूरी नहीं है। इसलिए दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, टिसेनको रासायनिक अभिक्रिया। टिसेनको रासायनिक अभिक्रिया, टिसेनको रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का जल योजन कराया जाता है। एसिटाल्डिहाइड का जल योजन कराया जाता है एल्युमिनियम ट्राई इथोक्साइड की उपस्थिति में। एल्युमिनियम ट्राई इथोक्साइड, ये हो गया ट्राई इथोक्साइड एल्युमिनियम। ठीक है, इससे 1 मोल तो बनता है एथेनॉल का, CH3 CH2OH, और 1 मोल बनता है एसिटिक एसिड का। 1 मोल तो बनता है एथेनॉल का, और 1 मोल बनता है एसिटिक एसिड का। देखो इसमें CH3 CH2
OH, ठीक है, और ये बच गया CH3 डबल बॉन्ड OH। तो 1 मोल तो बन गया एसिटिक एसिड का, 1 मोल एथेनॉल का। और आप जानते हो जब एथेनॉल CH3CH2OH प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH दोनों को अभिकृत कराया जाता है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एस्टर निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है? एस्टर। और साथ में निकल जाता है H2O, एस्टर। देखो ये C2H5 समूह हो गया, CH3 डबल बॉन्ड O C2H5, H2O हो जाता है बाहर, ये H2O हो गया बाहर। इसमें इसका नाम होता है, पहले तो लिखते हैं एथिल, 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो देखो एथेन, और एस्टर का अनुलग्न लगाते हैं OH, तो नाम हो गया एथिल एथेनोएट। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? टीसैन को रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार दोबारा देख लो, दोनों एल्डिहाइड को जलयोजन कराया जाता है एल्यूमिनियम ट्राइइथोक्साइड में, एक तो इथेनॉल बनता है, एक एसिटिक एसिड बनता है। जब इन दोनों मिलाते हैं अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का उद्देश्य क्या हो गया? एथिल एथेनोएट हो जाता है, ठीक है। देखो CH3CH2OH, एथेनॉल बचा क्या? CH3 डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। दोनों को जब मिला देते हैं तो एस्टर निर्मित हो जाता है। इसको कहा जाता है टीसैन को रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें फॉर्मल्डिहाइड के कुछ उपयोग हैं। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग बेकेलाइट बहुलक निर्माण में किया जाता है, जिसमें मैंने आपको लैड्रे मान से रासायनिक अभिक्रिया कराई थी। बेकेलाइट बहुलक की 1 लाख इकाइयां क्या कहलाती हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% जलीय विलयन होता है वो फॉर्मलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मलिन, जिसका उपयोग जंतु विज्ञान में प्रादर्शों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु विज्ञान में प्रादर्शों को सुरक्षित रखने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मलिन का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग यूरोट्रोपिन निर्माण में किया जाता है। यूरोट्रोपिन का नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। मैंने आपको डफ रासायनिक अभिक्रिया कराई थी। डफ रासायनिक अभिक्रिया में हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन लिया था, जिसका उपयोग मूत्र निर्माण में या निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कीटोन का उपयोग सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसिटेट बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का जो पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इनका संतुलन सूत्र होता है CnH2nO2 होता है। क्या होता है? CnH2nO2। जैसे N के स्थान पर 2 रखे तो ये हो जाएगा C2H, कितने हो जाएंगे? 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि CH3 डबल बॉन्ड OH, देखो हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1 और 2, कार्बन 1 और 2। इनका संतुलन सूत्र होता है CnH2nO2। इसमें हम बहुत से कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, जो टमाटर के अंतर्गत पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल जो लाल चींटियों में पाया जाता है, क्योंकि लैटिन भाषा में चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है। तो लाल चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, क्योंकि सिरका को एसिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो एक व्युत्पन्न नाम है। कैसा नाम है? व्युत्पन्न नाम है। इसके अलावा ग्लूटारिक अम्ल होता है। क्या होता है? ग्लूटारिक अम्ल, CH2 के साथ C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लूटारिक एसिड होता है। क्या होता है? ग्लूटारिक एसिड। इसके अलावा मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटारिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके अलावा मेलोनिक अम्ल होता है, मेलिक अम्ल होता है, जो सेव में पाया जाता है। मेलिक अम्ल क्या होता है? किसमें पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। एस्कोर्टम एसिड होता है। इसके अलावा एडेपिक अम्ल होता है। क्या होता है? एडेपिक अम्ल।
तो बहुत सारे अम्ल होते हैं जिनमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है भाई, C डबल बॉन्ड OH समूह पाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत जो बनाने की विधियों की बात करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की विधियों की बात करते हैं। पहले इनके IUPAC 2-4 को देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको लिखा C डबल बॉन्ड OH, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। IUPAC 1 और 2 एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, मैथेनोइक एसिड, इसके अलावा एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड का हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा और भी हम बात करते हैं बेंजीन के साथ C डबल OH, इसको बेंजेनोइक अम्ल कहते हूं, बेंजेनोइक एसिड या बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा और भी होते हैं C डबल बॉन्ड OH, CH2 के साथ C डबल बॉन्ड OH, सक्सेनिक एसिड 1, 2, 3 और 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे CH2 के साथ C डबल बॉन्ड OH, CH के साथ C डबल बॉन्ड OH, CH2 के साथ C डबल बॉन्ड OH। देखो अपना IUPAC नियम ये कहता है कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये बच गया प्रतिस्थापित। 3 पर क्या बच गया, कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखना, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो मैं बोल रहा हूँ देखो, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण IUPAC बताए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों की। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों में सबसे पहले है गिरमियार अभिकर्मक से। गिरमियार अभिकर्मक RNGX को CO2 के साथ अभिकृत कराया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड ONGX। इसका जल अपघटन कराया जाता है तो जल का विघटन H+OH- तो बनेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस Mg के साथ X के साथ OH। ठीक है, ये मध्यवर्ती योगोत्पाद। CO2 को किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ, तो इस पर माइनस, इस पर +2, इस पर माइनस, R माइनस कार्बन प्लस से जुड़ जाता है, ऑक्सीजन माइनस MgX के साथ जुड़कर क्या बनाता है, मध्यवर्ती योगोत्पाद, जिसका क्या कर दिया हमने, जल अपघटन कर दिया। तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। इसके अलावा देखो ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से,
कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? एल्डिहाइड। इसका ऑक्सीकरण K2Cr2O7 की प्रेजेंट में होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि कार्बोनिल यौगिकों का जब भी ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखना। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। अगला है एल्किल साइनाइड से। एल्किल साइनाइड से, एल्किल साइनाइड का पूर्ण जलापटन कराया जाता है। तो मैंने आपको रिएक्शन कराई थी, मेंडियस अपचयन कराया था। मेंडियस अपचयन एल्किल साइनाइड का जब पूर्ण जलापटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और अमोनिया का निष्कासन होता है। तो देखो नाइट्रोजन कितने हो गए? 1, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितने? 2 और कार्बन 1। अमोनिया निष्कासित हो जाती है, ठीक है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न 4 होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। एक तो होता है अम्ल हैलाइड, CH3 डबल बॉन्ड OCl, जिसको एसिटिल क्लोराइड कहते हो। इसका जब जलापटन कराया जाएगा क्या बनेगा भाई? एसिटिक एसिड बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? HCl, ठीक है। इसके अलावा एसिटामाइड, इसका भी जलापटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और प्लस में अमोनिया बाहर निकलेगी, NH3, ठीक है। 2 से बन गया। 3 होता है एस्टर, CH3 डबल बॉन्ड OC2H5, जिसको एथिल एथेनोएट कहा जाता है। इसका जलयोजन कराते हैं तो क्या बनता है? एक तो एसिटिक एसिड बनता है, एक एथेनॉल बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ चलती है। एक तो एसिटिक एसिड बनता है, एक क्या बनता है? एथेनॉल। ये सारे रिएक्शन में करा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा लास्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3 डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का जब जलापटन कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का IUPAC ध्यान रखना, तो इसका अनुलग्न लगाते हैं ओइक एनहाइड्राइड। तो इसमें कितने कार्बन? इधर भी 2, इधर भी 2। इसको 2 बार लिखते हैं, एथेनोइक कोमा एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका जब जलापटन करते हैं तो एसिटिक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। एसिटिक एसिड के कितने मोल प्राप्त होते हैं भाई? 2 मोल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की विधियां हो जाती हैं समाप्त। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।